लिटिल गर्ल। बाहरी मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। मुनाहिल की जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई। उसकी सांसें उसके हलक में अटक गई थी। वजूद भी खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। बेबी गर्ल। दोबारा से वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा छुपा हुआ था। कहाँ पर हो तुम? मैडम साहिबा, आपको अंदाजा है मुझे ये छुपन छुपाई का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से बाहर आ जाए, वरना अगर मैंने आपको तलाश किया तो फिर आपको सजा मिलेगी। मुझे यकीन है कि मेरी दी हुई सजा आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसको साफ अल्फाज में वार्निंग दे रहा था। नाहिल की आंखें आंसू से भीग गई। दिल था के गम से फटने को तैयार था। वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में अलमारी में छुपी हुई थी। उसने अपने लबों पर मजबूती से हाथ रखा हुआ था और अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। 12 गांव का वाहिद और मगरूर सरदार इस वक्त उसको बेचैनी से तलाश कर रहा था। अचानक ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। अब आवाज करीब आती जा रही थी। नाहिल ने अपने लबों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली थी। उसने अपने हाथों अपनी आंखों पर भी खौफ के मारे मींच लिया था। आज फिर उसे गलती का एहसास हो रहा था। जानती थी कि गलती की सजा हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। दिल ही दिल में वो आयतल कुर्सी का व्यर्थ कर रही थी। सरदार आदम खान मजबूत कदम चलता उस अलमारी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी निगाहें अलमारी पर गाड़ी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे उसका एक्सरे कर रहा हो। तुम खुद बाहर आ रही हो या फिर मैं तुम्हें घसीट कर बाहर निकालूं? आवाज में नरमी का आंसू गायब था और वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सख्ती थी। अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और वो गिरती हुई बाहर निकली। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। उसके गालों पर आंसू के मीठे मीठे से निशान थे। उसने अभी भी एक बोसीदा सा लिबास पहन रखा था। उसके जिस्म से बेसन की बू आ रही थी। सरदार आदम खान ने उसको नापसंदीदा निगाहों से घूरा। उसे वो सच्ची सबरी अच्छी लगती थी और उसका ये हुस्न ही था जिसने सरदार आदम खान के हाथों जाया होने से उसे बचा लिया था। वो घुटनों के बल उसके करीब झुका, उसके बालों के लट को अपनी उंगली के गिर्द लपेटा और एक झटके से खींचा। वो दर्द से करा उठी। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, असल दर्द तो तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा सरदार जी। उसने कपकपाती आवाज में कहा। ना नहीं, रहाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तो मैंने तुम पर एहसान करके तुम्हें अपनी हवेली में रखा हुआ है। उनका शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर नहीं गाड़ा, वरना जो हरकत तुम्हारे भाई ने की थी, मुझे तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ कर तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ देने चाहिए थे। इंतहाई बेरहमी और बेदर्दी से अपनी बात मुकम्मल करता। उसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन सरदार लग रहा था। उसका वजूद डर के मारे फिर से कपकपाने लगा था। दुपट्टे से उसका वजूद अंजाम था। गला डेप होने की वजह से उसका हुस्न भी वाज़ेह हो रहा था। सरदार आदम खान की नजरें एक लम्हे को जैसे जम सी गई और फिर उसके लबों पर पुरस्कार से मुस्कुराहट फैल गई। तुम जानती हो, जब मैं अपने फैसले के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अनजानी सी खुशी महसूस होती है। जब तक तुम्हारा वो जलील भाई मेरे हाथ नहीं लगता तब तक तुमसे अपना दिल बहलाता रहूंगा। वो ये सुनकर अपनी निगाहें झुकाने पर मजबूर हो गई। उसके गाल शर्मिंदगी के मारे लाल हो गए थे। दिल था के गम से फटने को तैयार था। सरदार आदम खान, जो पूरे गांव की लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा था और किसी जमाने में वो भी सरदार आदम खान को पसंद करती थी, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। यूनिवर्सिटी के जमाने से ही वो सरदार पर बुरी तरह से फिदा थी। उसे अक्सर तहज्जुद में मांग भी चुकी थी। जब भी यूनिवर्सिटी में क्रिकेट कैप्टनशिप होती तो उसकी रातों की नौफल पढ़कर उसके जीतने की दुआएं मांगती। वो उसको हासिल करने के लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती। आज वो उसके पास मौजूद था, मगर एक बेरहम शहजादे की तरह, जिसे अपनी शहजादी पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी डिक्शनरी में तरस नाम का लफ्ज भी नहीं था। प्लीज ऐसा मत करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे भी होती है जब मेरे भाई का मरा हुआ चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता है। तुम सोच भी नहीं सकती इधर मेरे दिल में कितना दर्द होता है। उस भाई को मैंने अपने हाथों से पाल कर जवान किया था, जिसे तुम्हारे भाई ने बेदर्दी से मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उस पर इल्जाम लगाया गया है। उस वक्त ही सरदार आदम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम मुझे झूठा कह रही हो? तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुमसे सच छुपा रहा हूँ, तुम्हारे साथ फरेब कर रहा हूँ? वो गर्जदार आवाज में बोला तो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, मगर तीर कमान से निकल चुका था। जब वो हवेली से रुखसत होकर उसके महलनुमा बंगले में आई, तब उसकी सास ने उसे सख्ती से हदायत की,
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سردار سے بحث مت کرنا. سردار کو بحث کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، خاص طور پر اپنے دشمن کی عورتیں. انہیں زہر لگتی ہیں. مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. وہ بس اس کی بات کو انسنی کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم میں لے آیا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹک دیا. خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج پھر سردار آدم اس پر اپنی شدتیں لٹانے والا ہے. آج پھر اسے سردار کی وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ننھی سی جان جس کی عمر صرف اور صرف 20 سال تھی، وہ جس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. بابا نے اس کی پرورش کی. 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی. گھر میں ہر طرح کی آسائشات موجود تھی. اس نے کبھی اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا. اپنی دادی جان کے بے حد قریب تھی. جب بھی کوئی کچھ کہتا تو فوراً سے دادی جان کے پاس آ کر ان کی شکایت لگاتی اور پھر دادی اس کو تکلیف پہنچانے والے لوگوں سے حساب کتاب برابر کرتی تھی. لیکن اب وہ سردار کے چنگل میں تھی. کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا تھا. کوئی بھی اسے اس درد بڑی زندگی سے رہائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں. آپ مجھے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہو. تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے نفرت کرو گی تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے اس سے سوال کر رہا تھا. مجھے تمہارے کسی بھی احساس، کسی بھی جذبے کی کوئی پرواہ نہیں. چاہے تم مجھ سے نفرت کرو یا چاہے مجھے اپنے دل میں بسا لو، میں تمہیں اپنی جوتی کی نوک پر نہیں رکھتا. یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا کر اس کے ماتھے پر زور زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا، تم یہاں پر اس حویلی میں صرف اور صرف میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئی ہو. تمہاری حیثیت یہاں پر ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. منٹوں میں اسے بیوی کے رتبے سے ہٹا کر ایک گھٹیا رتبے پر لے آیا تھا. ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ کتنا کڑوا بولتے ہیں. آپ کی باتیں مجھے اور میرے دل کو زخمی کر دیتی ہیں. پلیز ایسا مت کریں. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت کا بیج پیدا ہو، کیونکہ سردار آدم خان، اگر میں نفرت کرنے پر آ گئی تو آپ پچھتائیں گے. آپ میرے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے. اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی سردار آدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا. بس بہت ہو گیا. بہت زبان درازی کر لی تم نے، اور مزید اور نہیں. اسے ہاتھ پر ہاتھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی. چھوٹی سی لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ سردار آدم خان کے سینے پر رکھے. ہاں، وہ اس کی قربت کی تمنا کرتی تھی. کیوں نہ کرتی؟ اس کو محبوب تھا. اپنے محبوب کی قربت تو ہر کوئی چاہتا ہے. کوئی اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہر ہی شخص ہوگا جو اپنے محبوب کی قربت کی چاہت نہیں ہوگی. اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، یا پھر اس کی بدقسمتی ثابت ہوئی تھی کہ اس کا محبوب اسے اپنی قربت میں رکھے ہوئے تھا، مگر اس میں سکون سے زیادہ تکلیف تھی. اگلے لمحے اس کی گردن پر جھک گیا. آپ پر اپنی نفرت اور وحشت کے نشان چھوڑنے لگا. یہ بات طے تھی کہ جب بھی اس کے پاس جاتا تھا تو اس کی شدتوں میں ہولے ہولے کمی واقع ہونے لگتی تھی. اس پر چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا تھا. ہاں، غصے میں آ کر اسے تکلیف تو پہنچا دیتا تھا، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس تکلیف کا مداوع کرنے لگتا تھا. اب اس کی گردن کو چومنے لگا تھا. اس نے مضبوطی سے سردار آدم خان کے بالوں کو پکڑ لیا، مگر جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے اس کے بالوں پر اپنی انگلیاں نکال دی اور اس کی کمر پر اپنے ناخنوں سے خراشیں مارنے لگی، کیونکہ تکلیف کا احساس اب بڑھتا چلا جا رہا تھا. اسے سردار آدم کی قربت میں چیخنے چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی. سسکنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. سردار جی، اس نے ہولی سے پکارا تو اگلے لمحے سردار نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. آج بھی وہ بہت تکلیف میں تھا. آج کی بھی اس کے پاس آنے سے پہلے وہ اپنے بھائی کی قبر پر گیا تھا. وہ بھائی جو کہ اس کی جگر کا ٹکڑا تھا، اس کی جان تھا، اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا، وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا. اس کے اندر وحشت سے بھرا تو اپنے وحشت وہ باہر نکالنے کے لیے اسے عورت کی باہوں کی ضرورت پڑی تھی. وہ اس کی باہوں میں آہستہ آہستہ ہر طرح کا غم بولنے لگا تھا. ساری اداسی اس کے وجود سے ایک دم سے دور ہو گئی تھی. اب وہ خود کو مکمل طور پر اس میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا. مزید تھوڑا سا وقت گزرا ہی تھا کہ وہ گہرے سانس لیتے ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف ہٹی. اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا تو بلا شبہ مناہل بہت خوبصورت تھی. وہ گاؤں میں سب سے زیادہ حسین تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا تو یہ بھی کم تھا. پہلی نظر میں کسی کو اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی.
اور وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی. وہ کسی بھی کی پسندیدہ عورت بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس کی قسمت ظریفی یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی کی بھین چڑھ گئی تھی. غلطی نہ کر کے بھی وہ گناہگار ٹھہرائی گئی تھی. میری سانسیں پھول رہی ہیں، مجھے سانس نہیں آ رہا. اس نے اٹکتے ہوئے کہا، یہ ڈرامے بازی بند کرو. تم تو یوں کر رہی ہو جیسے کبھی. پلیز پلیز سردار جی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سردار نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا. وہ بری طرح سے کسمسا کر رہ گئی. وہ زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی. سردار جی، میرا یقین مانو، میری سانس بند ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی. ایک لمحے کے لیے اسے دور ہٹا گیا اور پھر رک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. اس وقت واقعی تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی. تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سردار آدم خان نے اس کے چہرے کو تپکتے اس سے سوال کیا تو اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے لمحے وہ دیوار سے بیڈ پر گر کے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی. سردار آدم خان اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کو سانس دینے لگا اور پھر اگلے ہی پل اس کو اپنے بازوں میں اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا. اس کو احتیاط سے اپنی گاڑی میں لٹانے کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی. صاحب جی، اس وقت آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے. گارڈ تیزی سے آ گیا ہے کیونکہ سردار کی طرف سے اس سے یہی حکم تھا. سب کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ تو چھوٹی سی لڑکی کی خاندان والے کر رہے ہیں، چونکہ وہ اپنے خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی. اسی وجہ سے چودھریوں سے بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی عورت کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور اسی لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے. سائڈ پر ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا. اس کو دھمکی دیتا اسے دھکا دے کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا. تقریباً 10 منٹ رش ڈرائیونگ کے بعد وہ اسپتال پہنچ گیا تھا. پیشنٹ کی حالت بہت ہی کرٹیکل ہو رہی ہے. لگ رہا ہے کہ ان کا اچانک سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. تم لوگ کے پاس 3 گھنٹے ہیں. اس لڑکی کو ہر حال میں ہوش آنا چاہیے ورنہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا. وہ حلق کے بل دہاڑتا ہوں ان سب لوگوں کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا. وہ ڈاکٹر جو تھوڑی دیر پہلے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ سامنے کھڑا انسان 12 گاؤں کا سردار ہے، وہ فوراً سے نرم پڑ گئی. سر، آئی ایم سو سوری. یہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی. اس چھوٹی سی لڑکی کو 8 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا، لیکن دوائیوں کے ذریعے وہ سب پھر سے سو گئی تھی. سردار آدم خان اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور اپنے لب بھیج کر رہ گیا. مجھے اس لڑکی کی تکلیف پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے. وہ اپنے آپ کو باور کرواتے ہوئے بولا. وہ اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بیچ گیا تھا، اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا. ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہو رہی تھی. وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، مجھے اس سے نفرت ہونی چاہیے. اس نے اپنے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کی. وہ وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا مگر نہیں، اس کے پاؤں زمین پر جکڑ گئے تھے. وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور وہاں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا. پھر وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا تھا. اس نے اپنی انگلیاں اس کے ناک پر آہستہ سے پھیری اور پھر اس کے گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا. مناہل کے لب ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو. وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا. اس کی نرم نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، سردار آدم خان. یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور سردار آدم کو لگا کہ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا. اس کی آواز میں بہت تکلیف تھی. آنسو مناہل کے پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر گئے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب کے زیر اثر ہو اور اس خواب سے جاگنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہو. سردار آدم. وہ دوبارہ سے اس کا نام ہولی سے پکار کر رہ گئی. سردار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ساری تکلیفوں کو سمیٹ لے. پلیز ایسا مت کریں، پلیز مجھ سے نفرت نہ کریں. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی. پورا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا تھا. اب وہاں صرف اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ سردار آدم ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا. 2 سال پہلے. ایکسکیوز می سر. اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کوریڈور میں کھڑا تھا جب اسے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی. پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک کم عمر معصوم حسینہ کھڑی تھی. اس کے دوست ووٹنگ کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے انہیں آنکھیں دکھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا. اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. مناہل اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی. کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا
कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने फौरन अपने आप को तसल्ली दी और अपने अंदर उठते डर को दबाने की कोशिश की। मोहतरमा, लगता है आप मुझे मुखातिब करके अपनी बात कहना भूल गई हैं। तंजिया मर्दाना आवाज सुनकर वो होश की दुनिया में आई। वो असल में मुझे आपके नोट्स चाहिए थे। अगर आप मुझे अपने नोट्स सॉरी मैं अपने नोट्स किसी से शेयर नहीं करता। ये कहकर वो दोबारा से अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका मुंह हलक से खुला का खुला रह गया था। मनाहिल को आज से पहले कभी भी इस कदर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था। यार क्या करता है, इतनी प्यारी लड़की थी, कम से कम प्यार से बात ही कर लेता। रूड होने की क्या जरूरत थी? वो तुझसे सिर्फ नोट से तो मांग रही थी, कह देता कि मेरे पास नहीं है। सरदार आदम ने उसे घूरा तो फौरन से खामोश हो गया। वो गांव का सरदार होने के साथ साथ अपने दोस्तों के ग्रुप का भी हेड था। किसी को भी उसके सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। वो शर्मिंदा होकर लाइब्रेरी आ गई और वहां बैठ खुद ही नोट्स बनाने लगी। वो भी कोई नालायक बच्ची नहीं थी, बल्कि अपनी क्लास की टॉपर थी। यूनिवर्सिटी में कुछ ही दिनों में वो अपनी काबिलियत की वजह से फेमस हो गई थी। सरदार आदम खान से नोट तो वो प्रोफेसर जुबैर के कहने पर मांगने के लिए आई थी। उसे उसका रेफरेंस भी देना चाहती थी, मगर सरदार ने उसे मौका ही नहीं दिया और अपना सा मुंह लेकर वो वापस आ गई थी। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने जोर से कुछ पेपर्स उसके सामने रखे। मनाहिल ने हैरत से पेपर्स उसके सामने देखे। उसके पहलू में ही वो खड़ा था, मामूल की संजीदगी से उसकी आंखों में देख पाया। वो दो टोक अंदाज में बोला, प्रोफेसर जुबैर ने ये नोट्स भिजवाए हैं, आप इन्हें अपने पास रख लें और जब आपकी जरूरत मुकम्मल हो जाए दोबारा से मेरे हवाले कर दीजिएगा। ये कहकर वो रुका नहीं, बल्कि उसे लंबे डंग पड़ता वहां से चला गया। मनाहिर को लग रहा था जैसे किसी ने जमाने भर की खुशियां उसके कदमों में लाकर रख दी। उफ अल्लाह जी, ये इंसान कितना प्यारा, कितना हैंडसम है। उसकी पुश्त को देखते सोचने लगी, वो चौधरियों के खानदान की लाडली बेटी थी, जबकि वो खानों के खानदान का सरदार था। गांव में चौधरियों के खानों के साथ बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। एक दिन जब वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ गांव के दौरे पर निकला, तो वो अपनी सहेलियों के साथ थी। तब उसने सिर्फ और सिर्फ एक बार सरदार आदम खान को देखा था। उसकी वजाहत उसकी पुरवकार पर्सनैलिटी की वजह से उस पर फिदा हो गई थी। दीवानी तो वो उसके पहले से ही थी, क्योंकि सरदार आदम खान के चर्चे 12 गांव में मशहूर थे। वो हमेशा ही हक का प्रचार करता था, मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाता था, औरतों के हकूक पर बात करता था। गांव की जितनी भी तरक्की हुई थी सरदार आदम की वजह से ही तो हुई थी। वो अमेरिका से बीएस पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट करके वापस आया था और अब शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बीएमएस कर रहा था। एचओडी साहब ने उससे ये भी कहा था कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर को आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे काबिल टीचर पर लोग लोग महरूम हो जाए। एचओडी की बात सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे पढ़ाना तो पसंद था, मगर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि उनकी इस क्लास में वो लड़की भी मौजूद थी जो कि उसके दुश्मन के खानदान की थी। तो वो रवायती दुश्मनों पर यकीन नहीं रखता था, मगर उस लड़की से उसे खतरे की बू आती थी। ये उसका वहम भी हो सकता था, उसकी गलत फहमी भी हो सकती थी। हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। ठीक है, उसने सर हिलाकर हामी पढ़ ली थी, लेकिन उसने मिनाहिर के क्लास को पढ़ाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। बल्कि वो सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाता था। पहले तो सिर्फ वो 2 दिन ही यूनिवर्सिटी आता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी आने के दिनों में भी इजाफा हो गया था। उस दिन उसकी क्लास लेट खत्म हुई थी। वो भी गेट से बाहर निकला ही था कि उसे किसी लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी की मेहनतों से शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ हो। ये आवाज यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी। सरदार आदम खान की तन बदन में आग से लग गई थी। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसे अंदाजा हो गया था कि किसी फीमेल स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। जब वो वहां पर पहुंचे तो मनाहिल जमीन पर गिरी हुई थी, चादर उसके सर से हटी हुई थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। छोड़ो मुझे, खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया। मेरे बाबा को पता चल गया है? अरे, तुम्हारे बाबू को जब तक पता चलेगा ना, तब तक हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। और अगर उसके बाद भी कोई सजा हो जाती है तो कसम उठाकर कहता हूँ बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मजा तो हमने पहले ही ले चुके हैं। एक लड़का खबासत बड़े अंदाज में हंसते हुए बोला। उसका इरादा मनाहिल को सिर्फ और सिर्फ डराना था, क्योंकि 2 दिन पहले मनाहिल ने सब लोगों के सामने उसकी बदतमीजी की वजह से उसकी थप्पड़ मारा था। ये बात उस लड़के की अना पर लगी थी और अब वो हर हाल में अपना बदला लेना चाहता था। दूर हो जाओ उस लड़की से,
उन सब लड़कों ने बैक वक्त सरदार आदम को घूरा। देखो प्रोफेसर, अगर तो तुम्हें अपनी जान अजीज है तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें अंदाजा है कि तुम जैसे प्रोफेसरों को हम चुटकी बजाते ही गायब कर देते हैं। अच्छा, अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। देखो प्रोफेसर, तुम हमें हल्के में ले रहे हो। मैं तुम्हें किसी खातिर में नहीं ले रहा। मैं तुम जैसे लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखता। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। दरअसल लोगों का ग्रुप पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी बदतमीजी की वजह से मशहूर था। ये सभी बड़े बड़े घरों के बिगड़े हुए अमीर साथे थे। मासूम स्टूडेंट्स पर अपना जोर चलाकर अपनी सो कॉल्ड अना को तस्कीन पहुंचाते थे। वो मिनटों में ही उनका काम तमाम कर चुका था। फिर गार्ड को कॉल करके उन सबको घसीट कर एचओडी के ऑफिस में लेकर गया था। मनाल अपने हॉस्टल वापस चली गई। उसने अपने बाबा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो जानती थी कि उसके बाबा मामले को बहुत बढ़ा देंगे, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई में किसी किस्म का खलल पड़े। वैसे भी सरदार आदम खान ने मामला संभाल लिया था। फिर उन सब लड़कों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, और ये सरदार की वजह से ही हुआ था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसने एक बॉक्स लाइब्रेरी में बैठते हुए सरदार के सामने रखा, जिसमें यकीनन चॉकलेट्स मौजूद थी। मैं चॉकलेट नहीं खाता, गिफ्ट लेने से इनकार नहीं करते, मैं अजनबी से गिफ्ट नहीं लेता। दो टूक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करता। उसको बहुत कुछ समझाने पर मजबूर कर गया था। वो वहां से जाने ही लगा था तो कुछ याद आने पर पलटा। गौर से उस लड़की की आंखों में देखा। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? उससे डायरेक्ट सवाल कर रहा था। उसके दिल में आया कि वो बता दे, मगर जिंदगी में पहली बार से अपने खानदान का हवाला देना कंफ्यूज कर रहा था। नहीं, मैं नहीं जानती। उसने झट से इनकार कर दिया। ये सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। मजबूत कदम उठाता उसके पास और उसकी आंखों में झांकता दिल फरेब अंदाज में बोला, मैं सरदार शहरोज खान का बेटा हूँ, तुम्हारे और आसपास के 11 गांव का सरदार। तुम्हारे खानदान के साथ मेरे खानदान की दुश्मनी बरसों से चलती आ रही है, और ये दुश्मनी इस जमीन की वजह से जिस पर तुम्हारे खानदान ने नाजायज कब्जा किया है। ये इल्जाम भी तुम लोग झूठ बोलते हो। वो जमीन वो पैसे देकर खरीदी थी हमने, तो फिर हमें उस कायनात कागजात को क्यों नहीं दिखाए? जब भी जिरगे में फैसला होने लगता है तुम लोग कोई ना कोई बहाना बना देते हो। तुम्हारा बेगोड़ा बाप। ये सुनकर उसने गुस्से से उंगली उठाई और सरदार की आंखों में देखते हुए बोली, खबरदार जो मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा, वरना मैं तुम्हारी जुबान गदी से खींच लूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मोहब्बत का भूत उतर गया? तलख लहजे में कहता हुआ उससे उसको अंदर तक लड़ने पर मजबूर कर गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है और तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन तुम समझना चाह रही। वैसे मुझे खुशी हो रही है, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुमने सच में मुझे मायूस नहीं किया। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि वो गुस्से से पांव पटक कर रह गई थी। उसकी तो ऐसी की तैसी पसंद अपनी जगह पर। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जो अपने खानदान के खिलाफ उसको बात करने की इजाजत दूं। कि होता कौन है मेरे बाप के किरदार में बात करने वाला? पहले अपने गिरबान में झांके ये पठान। मोहतरमा, मैं भी पठान हूँ, जरा संभल कर बात करें। अचानक उसे अपने पहलू में एक बरदाना आवाज सुनाई दी। वहां पर उसका क्लास फेलो बैठा था। अब सटपटा गई। ठीक है, इजी हो जाओ, मैं बस तो यूं ही कह रही थी। वो बुड़बुड़ा कर अपनी बात मुकम्मल करती तेजी से वहां से निकल गई। उसके दिल की धड़कन भी मुंतशिर थी, सांसें अलग खुली हुई थी। क्या मेरे अल्लाह, ये इंसान क्यों मेरे हवासों पे सवार हो गया? क्या इस दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान बचा है जिस पर मेरा दिल आना था? वो अपने रब से शिकवे शिकायत कर रही थी। दिल ही दिल में उसको अपनी अभी से सराहती थी, पसंद करती थी। जब से सरदार आदम ने उसकी मदद की थी, सबसे तो उसके प्यार में मजीद पागल हो गई थी। अगर यूनिवर्सिटी में उसको किसी लड़की के साथ खड़े देखकर बातें करता हुआ दिख रही थी तो उसके तन बदन में आग लग जाती, और वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि सरदार किसी और औरत के साथ फ्री हो। लेकिन यहाँ पर सब्र की घूंट पीने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो कौन सा सरदार आदम खान पर हक रखती थी? उस रात जब वो अपने हॉस्टल में यूनिवर्सिटी का काम मुकम्मल कर रहे थे तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात 11 बजे का वक्त था। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आ गया? अक्सर जब हॉस्टल में किसी लड़की की तबीयत खराब हो जाती तो उसके आसपास मेडिसिन लेने के लिए दूसरी लड़कियां आती रहती थी। उसके पास पूरा एक फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा होता था। दरवाजा खुला तो सामने हॉस्टल की वार्डन खड़ी थी। मनाहन को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो। सब ठीक तो है मैडम? उसने अपने मखसूस नरम लहजे में सवाल किया। मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारा कजन लेने के लिए आया है।
अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाकर जल्दी से आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये कहकर उसने नज़रें चुराकर साइड पर जाकर खड़ी हो गई, जबकि वो शिशुपंज में मुब्तला हो गई थी। और रात की इस वक्त हवेली की किसी भी औरत को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। वो हॉस्टल में थी, मगर इसके बावजूद उस पर हवेली के सारे कवानीन लागू होते थे। मुझे बाबा से इस बारे में पूछना चाहिए। उसे जल्दी से बाबा को कॉल मिलाई। फोन उठा लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से गहरी खामोशी फैली हुई थी। बाबा, उसने कांपते हुए लहजे में कहा। चौधरी वहाब मुझे लेने के लिए आया बाबा। सब ठीक तो है ना? तुम उसके साथ हवेली आ जाओ, मैं तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा। दो टोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने कॉल काट दी। नाहिर के दिल को एक धचका सा लगा। आज से पहले कभी भी उसके बाबा ने उसे इस लहजे में बात नहीं की थी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो अब अपनी हरकतों पर गौर करने लगी थी। क्या हवेली वालों को पता चल गया कि मैं सरदार को पसंद करती हूँ? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने तो कभी सरदार से अपनी पसंद का इजहार भी नहीं किया। लेकिन सरदार ने तो शिकायत नहीं लगा दी। हजारों तरह के वसवसे थे जो उसको परेशान कर रहे थे। काली चादर में अपना चेहरा छुपाए वो चौधरी वहाब की गाड़ी में आकर बैठी। वहाब उसके चचा खान का बेटा था। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। गपशप होने के साथ साथ उन दोनों में हंसी मजाक भी बहुत ज्यादा था। क्या हुआ? रात किस पहरी में अचानक वहाब ने अपने लब खींच ली। हवेली के सबसे लाडली बेटी, जो हर किसी पर हुक्म चलाती थी, हर जरा सी बात पर फौरन से दादी के पास शिकायत लगाने के लिए चली जाती थी। उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी थी, किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चौधरी बिलावल से कत्ल हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो, बल्कि सब हवेली वाले जानते हैं कि वो इन मामलात में किस कदर अच्छा इंसान है। हाँ, हम जानते हैं ये कत्ल उसने नहीं किया, उस पर इल्जाम लगाया गया। लेकिन इस इल्जाम के साबित करने के लिए ना हमारे पास सबूत है, ना ही हमारे पास गवाह है। ये कत्ल किसका था? सरदार आदम खान के भाई का। उसे लगा उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। उसका सर बेसाख्ता नफी में हिला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या वो मेरी जान के दुश्मन बने हैं? वो हवेली के हर फर्द की जान के दुश्मन बने हुआ है। तुम जानती हो सरदार आदम खान के लिए उनका भाई कितनी अहमियत रखता था। उन्होंने खुद से उसकी परवरिश की थी, उसका कुर्बान चढ़ाया था। इसी वजह से वो कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। मुनाहिल के जहन में चमका हुआ, अब उसका क्या हाल हो सकता है? वो लोग खून बहाव में कत्ल के बदले कत्ल मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा अपना बेटा कुर्बान नहीं कर सकते। बल्कि दादी जान का हुक्म है, इसलिए उन्होंने बिलावल को हवेली से भगा दिया। हमारे बाकी सब भाई भी मगरूर हो गए हैं। कोई सरदार हवेली वालों को कोई पता नहीं है। तो मुझे हवेली लेकर क्यों जा रहे हैं बाबा? मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? उसने बेचैनी से सवाल किया। क्या मेरी जान को खतरा नहीं है? ये तो तुम्हारी हवेली में जाकर ही पता चलेगा ना। फिलहाल मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्यों मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। उसने अपनी जुबान बंद की, अपने लब सी लिए। वो अपने लबों से एक हर्फ निकालने के लिए भी तैयार नहीं था। पूरा रास्ता उससे सवाल करती रही। उसने बिलावल के कंधों से पकड़कर उसे झिंझोड़ा भी। जिस चीज से उसे खौफ महसूस हो रहा था, आखिर वही सब कुछ हो रहा था। हवेली में जाने पर उस पर एक बड़ा इल्जाम आया था कि हम खून बहा में अपनी बेटे की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते, इसलिए हम खून बहा में उनको वनी देंगे। और वो वनी कौन होगी? तुम। बाबा जान ने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। छाप पर टूटे हुए मान की किरचियां थी। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सरदार आदम खान की पसंदीदा औरत बनना चाहती थी। वो तो उसकी नजरों में अपने लिए मोहब्बत के दिए जलते हुए दिखना चाहती थी। मगर किस्मत की सितम जरीफी ये कि सब कुछ बर्बाद हो गया था। सरदार आदम उसे सारी जिंदगी नफरत करने वाला था, और ये बात वो अच्छी तरीके से जान गई थी। वो अपने बाबा के कदमों में गिर गई थी और तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो आपकी लाडली बेटी थी। आप तो कहते थे कि आप मुझे सब भाइयों से ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर आपको ऐसा वक्त मिल जाता है जिसमें मेरे भाई या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप मेरा इंतखाब करेंगे। बाबा जान, वो बहुत जालिम है। हवेली की औरतें बहुत बुरी हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो हम चौधरियों से कितनी नफरत करते हैं। बाबा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। बाबा जान, प्लीज मुझे खुद से छुपा कर ले लें। उन्होंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी जान से प्यारी लाडली जवान बेटी को अपने हाथों दुश्मन के हवाले करना किस कदर तकलीफ था अमल था। कि कोई चौधरी साहिब से पूछता, सरदार,
मेरे बच्चों को खून का प्यासा बना हुआ है। अगर तुम पताल में जाकर भी छुप जाती हो तो तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालेगा। बाबा जान, अब मुझे लंदन भेज दे। उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहा। वैसे भी कल जिरगे में फाइनल फैसला होगा। मुझे वहां ने सब कुछ बता दिया है। इससे पहले कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, पुरजोश अंदाज में बोली। चौधरी साहब ने एक नजर अपने भाई पर डाली, जिन्होंने आंखों ही आंखों में हामी भरी थी। हवेली की लाडली बेटी को रुलते हुए नहीं देख सकते थे। ठीक है वहां, तुम ऐसा करो कि अभी इसको शहर ले जाओ। ठीक है चाचा जान। वो ये कहकर सवालिया नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा ली थी। उसकी सुबह 5 बजे की हो चुकी थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। उसने सोचा भी नहीं था कि खुशी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मोहब्बत अपनी जगह पर थी, मगर वो किसी को इंतकाम की नजर नहीं होना चाहती थी। वे वो लोग गांव के हदूद से बाहर निकले ही थे कि एक काले रंग की प्राडो उनके सामने आकर रुकी। उस गाड़ी को तो वो आंखें बंद करके पहचान सकती थी। वो तो उस दुश्मन जान की थी जिसकी मुट्ठी में उसकी जान थी। अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और मजबूत कदम उठाकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाब को नीचे का उतरने का इशारा किया। वो लब भींच कर रह गया। हटो मेरे रास्ते से, मैं अपनी बहन को लेकर शहर जा रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहाब के कहने पर उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया, मगर आंखों को वो कैसे छुपा दी, जिसको देखकर सरदार आदम खान से पहचान गया था। अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे हवाले करो और खुद जहां जाना है वहां दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह के फजूल बात करने की? सरदार ने उसका गिरबान पकड़ा, उसको एक झटके से बिल को बाहर निकाल कर जमीन पर फेंका। तुम और तुम्हारा चाचा मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते। मैं तुम सब भगोड़ों की रग रग को जानता हूँ। पहले तुम ड्रैकों की तरह अपने बेटों को यहाँ से भगाया और अब अपनी बेटी को फरार करने के चक्कर में हो। मैं ये कभी भी मुमकिन नहीं होने दूंगा। जब तक वो जलील इंसान मेरे हत्थे नहीं लग जाता, तब तक इस लड़की के जरिए मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगा। सरदार आदम ने उसका बाजू पकड़कर उसको बाहर निकाला। उसके हाथों में कई चीरे चूड़ियां टूट गई थी। कांच उसके बाजू में चुभने लगे थे। एक सिसकी उसके लबों से निकली, मगर वहां पर परवाह किसे थी? सामने तो उसका दुश्मन खड़ा था, तो जिससे उल्फत की उम्मीद रखती थी। उससे उस वक्त उसके पूरे खानदान का प्यासा बना हुआ था। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उसने कांपते हुए लहजे में कहा। इस बात का फैसला तो जिरगा करेगा ना? वो इन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर आ गया था। अगले दिन चौधरी जिरगे में हाजिर हुए तो चौधरी अनायतुल्लाह, कहाँ पर तुम्हारी बेटी? जानता हूँ वो साथ मुकर गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आखिरी बार अपनी बेटी से मेरी बात 3 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद उसका नंबर भी बजी जा रहा। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ किस्म का कुछ झूठ बोलते, सरदार आदम उनकी बेटी का बाजू पकड़े जिरगे में हाजिर हुआ। और उसने अभी भी चादर ओढ़ी हुई थी और अपनी चादर को छुपाया हुआ था। ये सब कुछ उसने सरदार के हुक्म पर ही तो किया था, जो कि वो उसकी औरत बनने वाली थी। और सरदार हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी औरत पर गैर मर्दों की नजर पड़े। गहरी खामोशी फैल गई थी। चौधरी अनायतुल्लाह शर्मिंदा हो गया था। उसका झूठ पकड़ा गया था और फिर सब लोगों के सामने उसे उस लड़की का निकाह सरदार आदम खान से पढ़ाया गया। वहीं पर सरदार आदम ने चौधरी को ये बात क्लियर कर दी कि तुम्हारा अब अपनी बेटी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो उसका खमियाजा तुम्हारी बेटी को भुगतना होगा। जब तक तुम अपना बेटा मेरे हवाले नहीं कर देते, तब तक ये मेरी दस्तरस में रहेगी, और उसके साथ जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से होगा। सरदार आदम खान किसी से खौफ नहीं खाता था। जो बात करता था डंके की चोट पर करता था। ये सुनकर नाहिल खौफ के मारे बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो हवेली से थोड़ी ही फासले पर थे। सरदार आदम खान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने उस लड़की पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। दोनों के दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी थी। सरदार आदम खान ने उसका बाजू पकड़ा और उसको घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गया और लाउंज के फर्श पर उसका धक्का दे दिया। उसी वक्त एक मुलाजमा भागती उसके पास आई। हवेली की औरतों को भी खबर कर दी गई थी। आमना बेगम की तबीयत खराब थी तो अपने कमरे में नींद की गोलियां लेकर आराम कर रही थी। दरअसल आमना बेगम ही उसकी सास थी। सरदार आदम खान के भाई का निकाह जिस लड़की से हुआ था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी।
शान से टूट चुकी थी। बेटी की हालत देखकर शमसा बेगम का दिल भी खून के आंसू रोता था। जब उन्होंने वहां पर दुश्मन की लड़की देखी तो अपने गुस्से पर कंट्रोल न रख पाई और उसका मुंह दबोचे वो नफरत का इजहार करते हुए बोली, तुम्हारे साथ मैं वो हशर करूंगी कि मरते वक्त भी तुम्हारी रूह मेरे बारे में सोचकर कांपती रहेगी। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अगले लम्हे उन्होंने उसके बाजू को पकड़ा और उसको घसीटते हुए अंदर ले गई। मुलाजमा को खींची लाने का हुक्म दिया। मनाहिल खौफ से कभी शमसा बेगम को देखती और कभी वहां पर खड़ी मुलाजमा को देखती। सभी अजीब अंदाज में उसको घूरे जा रही थी। किसी की आंखों में उसके लिए रहम मौजूद नहीं था, जबकि मनाहिल का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे माफ कर दे। उसे मार से हमेशा से खौफ महसूस होता था। बचपन से लेकर अब तक किसी ने उसको एक तिनका भी उठाकर नहीं मारा था, जबकि शमसा बेगम ने उस पर मुसलसल थप्पड़ों की बारिश की हुई थी। कैंची उसके करीब लेकर गई और उसकी आंखों में देखते धमकी अमेज अंदाज में बोली, मुझे बताओ, तुम्हारी चुटिया काटूं या तुम्हारी जुबान? उसकी लंबी चुटिया को अपने हाथों में लेते उसकी आंखों में देखते हुए बोली। चंद्रमुखी खामोशी छाई रही, फिर मजबूत लहजे में बोली, मेरे बालों की चुटिया काटे। अगले लम्हे शमसा बेगम का हाथ उठा, उसका होंठ फट गया और वो एक तरफ जमीन पर गिर गई। पक्की चौधराइन मालूम होती है। इससे पहले कि मजीद कुछ कहती, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। सरदार आदम खान गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। किसकी इजाजत से आप लोग इस लड़की के पास आए? किसकी इजाजत से आप लोगों ने इसको हाथ लगाया? ये हमारे दुश्मनों की बेटी है, कहीं ऐसा तो नहीं? सरदार साहब का हुस्न देखकर इसके पिघल गए हैं। मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हूँ। ये मेरी दस्तरस में है, मेरे निकाह में लाई गई है। मैं इस पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। मेरे अलावा किसी को भी हक नहीं है कि मैं इसके करीब आऊं। इससे जो बदला लेना है वो मैं खुद लेना है। इसको तैयार करो, दुल्हन का लिबास पहनाओ और इसको मेरे कमरे में भेजो। मुलाजमा को हुक्म देकर वो अपनी सौतेली माँ के कमरे में चला गया। आमना बेगम भी जाग गई थी, मगर सर में दर्द होने के बावजूद अभी भी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। बाहर से आवाजें तो सुनाई दे रही थी, मगर उन्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जा पाती। तुम उस औरत को लेकर आ गए हो? बेटे को देखते उन्होंने सवाल किया, तो उससे उनसे निगाहें चुराकर उनकी तरफ देखा। औरत को कोई तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो मासूम बच्ची है, तो उसके साथ ज्यादती नहीं करोगे। मैंने आपको कहा है कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता। वो मेरे दुश्मनों की लड़की है। जब भी इसको देखता हूँ तो मेरे भाई का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो मेरे इंतकाम का निशाना बनकर रहेगी। ये कहता वो उनको अंदर तक लड़ने पर मजबूर कर गया। सरदार आदम खान बिल्कुल अपने बाप जैसा था, सूलू का पाबंद, मगर अपने बाप की तरह जालिम तो बिल्कुल नहीं था। फिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा था? सोचो, अगर तुम्हारी बहन में मेरी कोई बहन नहीं है, और अगर वो होती तो मैं अपने भाई को जान से मार देता, मगर फिर भी अपनी बहन दुश्मनों के हवाले ना करता। वो लोग कमजोर हैं। जब उन्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो मैं क्यों उनकी बेटी की परवाह करूं? सरदार आदम खान के बाप का कुछ साल पहले इंतकाल हुआ था। माँ भी बचपन से इस दुनिया से चल बसी थी। माँ के मरने के बाद उसके बाबा ने दूसरी शादी कर दी थी। उसकी सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, नरम दिल थी, लेकिन सरदार आदम कभी भी उनके करीब नहीं हो पाया था। जबकि शरोज आमना बेगम के साथ बहुत ज्यादा अटैच था। छोटी से छोटी बात आकर उनसे शेयर करता। वो हवेली का लाडला बच्चा था। उसकी वजह से हवेली में रौनक लगी रहती थी। जब से उस दुनिया से गया था तब से हवेली में वीरानी आ गई थी, और जब भी वीरानी सरदार आदम को ये काटती थी तो उसके वजूद के अंदर वहशत भर जाती थी। शेरोज की चौधरी बिलावल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ये दोस्ती बिलावल को ताईजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि पहले बिलावल को और फिर उसके बड़े भाई को रास्ते से हटाकर अपने बेटे शमरेज खान को सरदार बनाए। वो बाप बेटा दोनों ही बहुत जालिम थे। जब इनके मुकाबले में सरदार आदम नरम मिजाज और नरम तबीयत का मालिक था। कभी भी उसने किसी पर जुल्म नहीं किया था, हमेशा ही गरीबों की मदद करता था, उनके काम आता था। और अभी बहुत जल्द आने वाले इलेक्शन में वो खड़ा होने वाला था। गांव की पूरी पूरी सपोर्ट उसके पास थी, और चीज उसके ताईजान से हजम नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि जो इज्जत सरदार आदम को मिल रही है वो इनके हिस्से में आए। इसी वजह से उस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। रात के वक्त जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन के लिबास में मौजूद
پیٹ کے بیچوں بیچ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کا پورا جسم ہولی ہولی لرز رہا تھا. وہ لڑکھڑا تھا، اس کے پاس آ کر بیڈ پر گرا. خوبصورت بہت، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں. یہ سن کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی. ایک جھٹکے سے سردار آدم نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا. اس کا سہما ہوا چہرہ سردار کی نظروں کے سامنے تھا. تمہیں کیا لگا میں یہاں پر تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تمہاری حیثیت صرف اور صرف میری ضرورت پوری کرنے والی ایک شے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا. وہ کمر پر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کانپ اٹھی. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی قربت میں مدہوش ہو رہی ہوتی، لیکن اب اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. آج سے پہلے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا تھا. وہ انسان نفرت بھرے جملے اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں کہتا اور پھر اس کے وجود پر اپنا حق ثابت کرتا. جب مناہل نے سردار کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پہ محسوس کی تو ہلکا سا کس آئی، مگر اس شیر کی گرفت سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا. پلیز پلیز مجھے معاف کر دے، ایسا مت کرے. میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس کے سامنے رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر سردار کو کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا. دشمنوں کے کہنے پر اس نے آج زیادہ ہی پی لی تھی. اس کی چولی اسی وجود سے الگ ہونے کرنے کے بعد اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی وحشت کے نشانات چھوڑنے لگا. اس کے بعد وہ ہلکا سا نیچے کی طرف گیا تو سسکنے لگی. اس نے اپنا ہاتھ سردار کے سینے پر رکھا، جس سے سردار نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا کر تکیے کے ساتھ لگا دی. مناہل مکمل طور پر سردار کے رحم و کرم پر تھی. اپنی گردن دائیں بائیں بری طرح سے مار رہی تھی. اس کی چیخوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی. آمنہ بیگم کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا. وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیسے روکے جو ایک معصوم کے ساتھ غلط کر رہا تھا. ان کے بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اس وقت ان کے کمرے میں جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک طرف سے میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی ہو جاتی. سردار جی پلیز، وہ تکلیف سے چور لہجے میں بولی. سردار نے اگلی لمحے اس کے ہونٹوں اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا. جب اس سے الگ ہوا تو اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا. سردار کے لبوں پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ پھیل گئی. تمہیں بہت شوق تھا نا میرے بستر تک آنے کا؟ دیکھو آج میں نے تمہارا یہ شوق پورا کر دیا. یہ جملہ اس کی روح کو اندر تک چلنے کر گیا. یا میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی. اور پھر جیسے جیسے رات سرکتی گئی ویسے ویسے اپنے اندر سم کر گیا، اس کے پورے وجود کو چوک کر گیا تھا. اب ایک بار پھر سے اس کی چیخوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر سردار کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی. پھر رات کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے. اس نے بے اختیار اپنے ذہن کو جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا. جب باہر آیا تو وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی. تم ڈیٹ تو بہت زیادہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. وہ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا، اپنا سامان پیک کر لو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. جو کہا ہے وہ کرو، خود ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا. نفرت سے وہ اپنی جگہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. آمنہ بیگم نے اسے راستے میں ہی روکا اور اس پر غصہ کرنے لگی. اماں جان، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے. وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے، جا کر دیکھ سکتی ہیں. اب اس کو کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے بس اپنا حق وصول کیا ہے. اب اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجھے اب سب کی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیا؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوا. آمنہ بیگم کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا. خاموشی سے سر جھکا گئی. جب اس لڑکی کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے پہ بیٹھی سسک رہی تھی. آمنہ بیگم کو دیکھ کے وہ سہم گئی. اسے لگا کہ وہ بھی شمسہ بیگم کی طرح اس کو ماریں گی، مگر جب انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مزید ٹوٹ بکھر گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آمنہ بیگم پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کو تسلی دے رہی تھی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میرا بیٹا دل کا برا نہیں، بس وہ اس وقت غصے میں ہے اور تکلیف میں ہے. اس کے اندر وحشت سی بڑھ گئی. یہ سب سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی. کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھاتی رہی، اسے تسلیاں دیتی رہی کہ سردار آدم بھی
कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अगर आप लोगों की आपस की मोहब्बत खत्म हो गई हो तो इस लड़की को बोलें कि जल्दी से फ्रेश होकर आए, गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा हूँ। 15 मिनट से ज्यादा वक्त तो मुझे इससे बुरा कोई नहीं होगा। वो ये कहकर वहां से चला गया। जब उसके हाथ पांव फूल गए थे, उसे जल्दी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। आमना बेगम नफी में सर हिलाकर रह गई थी। यानी इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब तो वैसे भी सरदार आदम उसे अपने साथ लेकर शहर की हवेली में जा रहा था, जहां तक आमना बेगम की रसाई मुमकिन ही नहीं थी। जो कुछ करना था मनाहिल ने खुद करना था। जैसे उसके साथ शहर वाली हवेली पहुंची, सरदार आदम ने उसे पूरी हवेली की सफाई करवाई। उसकी कमर में शदीद दर्द हो रहा था। घर में उसने कभी भी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, और यहाँ पर वो एक नौकरानी की तरह सफाइयां कर रही थी। आंखें बार बार आंसू से भीग रही थी। सरदार जी। वो हवेली से बाहर निकलने ही लगा था कि उसकी आवाज कानों में पड़ी। मैं बहुत थक गया हूँ। सरदार के दिल को कुछ हुआ, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा और पलटे बगैर नाक की सीट में चलता बाहर निकल गया। लेकिन जाते उसने मुलाजमा को हदायत की थी कि बीबी साहिबा को कमरे में लेकर जाओ, इनको मेडिसिन दो, और आप अब से इनको कोई भी काम नहीं करवाना। मुलाजमा ने ऐसा ही किया तो बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं, अगर सरदार को पता चल गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। मगर उसकी तबीयत किस कदर खराब हो गई थी कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। मुलाजमा ने उसे सहारा देकर उठाकर उसको कमरे में जाकर बेड पर लिटा दिया। जब वो होश में आई तो मुलाजमा ने उसे खाना और मेडिसिन दी। सुबह तक वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसको अंदाजा था कि मुलाजमा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। उसको सरदार ने ही हुक्म दिया होगा, तो क्या सरदार के दिल में उसके लिए रहम मौजूद था? वो ये सोचकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन अगले दिन जब सरदार ने उसे दोबारा से सब लोगों के सामने जलील किया और उसकी औकात दुखाई, तो वो एक बार फिर से टूट बिखर गई। उसके पास सब्र करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस रात भी जब वो कमरे में आया तो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस दिन उसे शेरोज की याद भी बहुत आ रही थी। जब दुश्मन की बेटी को अपने बेड पर लेटा हुआ देखा तो उसका खून गुस्से से खौलने लगा। एक झटके से उसे बाजू से पकड़ कर इस जोर से जमीन पर फेंका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर लेटने की? तुम यहाँ इस जगह पर सिर्फ उस वक्त आओगी जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। उसके अलावा अगर तुमने इस बिस्तर की चादर को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। और इसका मुंह दबोच कर सख्ती से कह रहा था, प्लीज मुझ पर इतना जुल्म मत करें कि आपको बाद में माफी मांगते हुए भी शर्म महसूस हो। जालिम नहीं हूं मैं, जुल्म मुझ पर हुआ है, उसका बदला ले रहा हूं। ये कहकर नफरत ने उसका चेहरा एक तरफ झटका और वो दर्द से करा कर रह गई। अभी वो उसके करीब नहीं जाता था, उसको हाथ नहीं लगाता था। वो भी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब भी सरदार आदम खान उसके पास आए अपने दिल से मनाहिर के लिए चाहत लेकर आए, ना कि इंतकाम लेकर। लेकिन एक रात जब सरदार आदम खान का दिमाग घूम गया तो फिर से उसने इस छोटी सी लड़की को तकलीफ पहुंचाई। ऐसा नहीं था कि उसे सच में नफरत करता था, हकीकत में उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। उसने पहली बार गांव में जब से मनाहिल को अपनी जानिब देखते हुए पाया था तो उसकी आंखों में कोस आ गया था। आज से पहले उसने इस कदर हसीन औरत कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन जब उसको चला कि दुश्मनों की औरत है तो उससे दूर दूर रहने लगा। जानता था कि अगर दोनों एक हो जाते हैं तो उन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और उस लड़की को अपनी वजह से बदनाम होते हुए नहीं देख सकता था। यही तो वजह थी कि पसंद करने के बावजूद उसे खींचा खींचा सा रहता था। अभी भी जब उसका अंदर वहशत से भर जाता तो वो शुरू में तो उसको तकलीफ पहुंचाता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुर्बत में खोता चला जाता। उसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही प्यार से खुद में समोता था। वो धूप छांव सी शख्सियत का मालिक था। उस रात उसकी शिद्दतों की वजह से नाहिल की सांसें रुकने लगी। अस्पताल में उसका काफी घंटों तक इलाज होता रहा। जब वो ठीक हुई तो उसे वापस हवेली लेकर आ गया। एक बार फिर से उसकी जात से अनजान हो गया था। नाहिल ने भी खुद से वादा किया था कि उसको अपने दिल से खींच कर निकाल देगी, और वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। बिला वजह उससे बात नहीं करती थी, और अगर कोई सवाल करता तो बहुत ही मुख्तसर जवाब देती, जब तो वो पहले थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारियत ज़ाहिर होती थी, जैसे बस किसी चीज से कोई दिलचस्पी ना हो। और फिर वो वक्त आ गया जिसका मुनाहिल ने शिद्दत से इंतजार किया था। सरदार आदम खान का सबसे खास आदमी उसके पास आया। उसे एक आदमी मिला था जिसने शरोज के हुक्म में गवाही दी थी। उसने बताया था कि शरोज ने आपके भाई को जान से नहीं मारा, बल्कि आपके कजन ने आपके भाई
छान से मारा है। उसके पास वो वीडियो भी मौजूद थी जो उसने उस वक्त मौका पर बनाई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसी वजह से वहां से फरार हो गया। बाद में जब उसे पता चला कि चौधरियों और खानों की आपस में एक बड़ी जंग छिड़ गई है जिसका निशाना चौधरी खानदान की बेटी बनी है, तो वो वापस आ गया। सरदार आदम खान का बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स को जिंदा जमीन में दफन कर दे, जिसके खौफ की वजह से वो एक मासूम लड़की पर ज्यादती करता रहा था। नाहिल उसकी आंखों में आंखें डालकर हवेली से सर उठाकर बाहर निकली। उसकी अब सजा खत्म हो चुकी थी। अपनी हवेली वापस आकर अपने बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरदार आदम खान बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। अपने चाचा को उसने पुलिस के हवाले कर दिया था। उनको सजाए मौत हो चुकी थी। उसके कजन को भी उम्र कैद की सजा हो गई थी। अब पूरे गांव ने देखा कि सरदार आदम खान रोज चौधरियों की हवेली जाता। आसपास में वो औरतें उसको माफ कर देगी। वो इस लड़की के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार था। चौधरी से उसने माफी मांग ली थी। अनायतुल्ला जानता था कि सरदार आदम खान सच्चा है, मगर उसने साफ साफ कह दिया कि जो फैसला मेरी बेटी करेगी मुझे वो मंजूर होगा। नाहिल ने ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही इनकार कर रही थी। उसकी शक्ल देखने से भी इनकारी थी। सरदार जानता था कि उसने नाहिल के साथ बहुत जुल्म किया है, मगर वो ये भी जानता चाहता था कि वो लड़की उसको माफ कर दे। उसके साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि उसे कितनी मोहब्बत करता है, मगर उस इंतकाम की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। नाहिल की तबीयत एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो वो डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला कि वो उम्मीद से है, और यही वो वक्त है जब उसका दिल नरम पड़ा। वो चाहते थे कि उसके बच्चे की तरबियत अपने बाप के साय में हर तरफ, और सिर्फ इस दुनिया में आने वाले इस बच्चे के लिए उसने सरदार आदम खान को माफ कर दिया। उसके साथ हवेली आ चुकी थी। सरदार उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखता, उसकी बेतहाशा मोहब्बत उसे देता जिसकी नाहिल ने हमेशा से चाहत की थी। उसे लगा था कि उसका दिल पत्थर का रहेगा, लेकिन सरदार की मोहब्बत के सामने आखिरकार वो पिघल गई थी और घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। अगर ज्यादती उसके साथ हुई थी तो जुल्म सरदार के साथ भी हुआ था, और ये सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। अब जब उसका पसंदीदा शख्स से मिल गया था तो उसने उसे माफ करने का फैसला किया। अपने आप को अपनी रजा से उसने आदम को सौंप दिया। उसने भी दिल ही दिल में वादा किया था कि वो दोबारा कभी मुनाहिर की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उस रात सरदार किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में सर रख के रोया था। उससे अपने किए की माफी मांगी थी। उसने मुनाहिर को बताया था कि उसे किस हद तक मोहब्बत करता है, लेकिन इंतकाम की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।